हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एम्बेसी हॉल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो पिछले अभिनंदन के जब प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए जाने के बाद जब हलचलें शुरू हुई थी तो उस दौरान इस संस्था का नाम बार बार उभर कर सामने में आ रहा था। और ये मतलब अभिनंदन को जहाँ तक भारत को सौंपने का सवाल था तो उसमें बार बार यही बात आ रही थी कि पाकिस्तान अभिनंदन को भारतीय उच्चायुक्त को सौंपेगा या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भारत को सौंपेगा। तो यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम बार बार उभर कर सामने में आया और इसके बारे में ये बात कही जाती है कि 1999 ईस्वी में जब कारगिल युद्ध के दौरान की नचिकेता को पाकिस्तान की ओर से जो है जब युद्ध बंदी बना लिया गया था तो उनके ऊपर भयानक जुल्म किए गए। जुल्म किए जाने के पश्चात जो है जब यूएन और भारत की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेशर जब बनने लगा तो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान जो था वो के नचिकेता को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन जब छोड़ने की बात आई तो उसने जो है वो क्या है कि डायरेक्ट भारतीय उच्चायुक्त को सौंपने के बजाय वो मीडिया हाउस जो जिन्ना हाउस वहाँ पे था उसके थ्रू वो सौंपने की बात कर रहा था। लेकिन क्या है भारतीय उच्चायुक्त उस समय जी पार्थसारथी थे पाकिस्तान में, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और मना करने के बाद फिर जो है पाकिस्तान रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से के नचिकेता को भारत सरकार की जो है सरकार को सौंपा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो वास्तव में है क्या, और वो जो है वो इस तरह की जब भी परिस्थितियां आती है, जब सिचुएशंस आते हैं, उस सिचुएशन में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्यों उभर कर सामने में आती है, उसका नाम जो है वो क्यों सामने में आता है। तो इसकी आज हम पड़ताल करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है किन परिस्थितियों में हुई थी और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक जीन हेनरी डुनांट थे वो क्या थे और उन्होंने किस तरह से किन परिस्थितियों में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की दिलचस्पी दिखाई। और सबसे बड़ी बात कि यही रेड क्रॉस सोसाइटी किसी न किसी रूप में जो जेनेवा कन्वेंशन, देखिए दो बातें ध्यान रखिए कि अभिनंदन के मामले में या फिर जो है के नचिकेता के मामले में या जब भी हम प्रिजनर ऑफ वॉर की सिचुएशन को जो है वो क्या है कि देखते हैं तो उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की तो बात आती है साथ में उन अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध बंदी है उस युद्ध बंदी के साथ किसी भी जो है दुश्मन देश के द्वारा किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, इससे संबंधित जो है वो क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक जो है वो क्या है कि मान्यता है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो क्या है कि एक कह सकते हैं कि उस संबंध में एक जो है वो क्या है कि कन्वेंशन चला रहा है। उस कन्वेंशन को जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जेनेवा कन्वेंशन का भी किसी न किसी रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंध है और रेड क्रॉस सोसाइटी का संबंध चूंकि जेनेवा कन्वेंशन से है इसलिए इस तरह की जब परिस्थितियां आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम भी जो है वो क्या है कि उभर कर सामने में आता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस बात को यकीन मानिए, इस बात की यकीन मानिए कि वास्तव में जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें भी, छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट भी उभर कर सामने में आते हैं जिस पर नज़र रखना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं इसी वजह से रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हमने आपको जानकारी देने की बात जो है वो क्या है कि सोची है। अब देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी का जो संस्थापक है वो जीन हेनरी डुनांट है और उन्होंने 1863 में इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के पूर्व अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो जीन हेनरी डुनांट के सामने में क्या ऐसा परिवेश या ऐसी परिस्थितियां सामने में आई थी जिसकी वजह से उन्होंने इस संस्था की स्थापना का जो है वो क्या है कि एक ख्वाब देखा और उसको हकीकत में तब्दील किया। तो ये कहा जाता है कि जीन हेनरी डुनांट वो स्विट्जरलैंड के पहले एक बैंकर थे, फिर बाद में जाकर वो एक व्यापारी हो गए और व्यापार के ही सिलसिले में उनका एक बार 1859 की बात है, 1859 की बात है कि वो वहाँ पर जो है वो क्या है कि फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय से जो है वो क्या है कि मिलने जा रहे थे। और मिलने का रीज़न क्या था कि वहाँ पे उस समय फ्रांस का अल्जीरिया पर नियंत्रण था और जीन हेनरी डुनांट जो है वो क्या है कि अल्जीरिया में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए फ्रांस की सरकार, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन
नेपोलियन तृतीय से वो इस बात की अनुमति चाहते थे और वहाँ पे गए फ्रांस में। लेकिन क्या है कि फ्रांस में उनकी मुलाकात नेपोलियन तृतीय से नहीं हो सकी। तो इसके बाद वो चले गए इटली। उस समय जो है वहाँ पर एक युद्ध लड़ा जा रहा था जिसको वॉर ऑफ सोल्फेरिनो कहा गया। सोल्फेरिनो का युद्ध कहकर पुकारा जाता है। उस युद्ध में गए वहाँ पर जब गए तो युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्त हुआ। जो घायल लोग थे उसमें कहा था कि एक दिन में 40,000 सैनिक जो है मारे गए अथवा घायल हो गए। और घायल जो सैनिक थे उन सैनिकों की चिकित्सा की जो है व्यवस्था किसी प्रकार से दोनों पक्ष में किसी और से नहीं था। और वहाँ पे जो सैनिक थे वो दर्द से कराह रहे थे, दर्द से परेशान थे और उनकी तत्काल चिकित्सकीय सुविधा देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी भी प्रकार का मेडिकल कोर जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। जीन हेनरी डुनांट को यह देखकर बड़ा ही जो है दुख हुआ, बहुत ही दर्द हुआ अंदर से। बड़ा जो है वो कहा जाता है कि उस युद्ध की विभीषिका को देखकर उनका मन जो है वो द्रवित हो उठा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अशोक का जो हृदय परिवर्तन है कलिंग युद्ध के बाद हुआ। तो कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का मन जिस तरह से द्रवित हो उठा, उसी तरह से जीन हेनरी डुनांट का जो मन था वो मन वॉर ऑफ सोल्फेरिनो को देखकर काफ़ी द्रवित हो उठा। और उन्होंने उसी समय इस बात का प्रण किया कि कोई ना कोई तो ऐसी संस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि युद्ध में घायल जो सैनिक हैं उन सैनिकों की मतलब सहायता, तत्काल सहायता की जा सके, उनके इलाज की व्यवस्था किया जा सके। जो बीमार सैनिक है उन बीमार सैनिकों की किसी न किसी रूप में जो है वो क्या है कि दवा दारू की व्यवस्था की जा सके। तो ये जो है इसके बाद जब लौट कर आए उनका मन बड़ा खिन्न रहने लगा। उन्होंने क्या किया, उस पर डिसाइड किया कि हम एक जो है वो क्या है कि पुस्तक लिखेंगे। और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 1862 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो के नाम से उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या है कि उस वार में, उस युद्ध में जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने सारी जो चीज़ें समझी थी, जो उन्होंने अपनी नज़रों से देखा था, लोगों को परेशान होते हुए, सैनिकों को दर्द से कराहते हुए, बहुत सारे सैनिकों के पैर कटे थे, बहुत सारे सैनिकों की जो है वो क्या है कि वो इस तरह से बुरी तरह से घायल थे कि तत्काल उन्हें चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता थी। तो उन सारी चीज़ों का बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया। और साथ में दो चीज़ें उन्होंने क्या है कि दो सुझाव भी दिए। वो सुझाव ये था कि इस तरह के जो सिचुएशन में दोनों भी दुश्मन देश के बीच में जब युद्ध होते हैं तो जो सैनिक होते हैं, जो घायल सैनिक होते हैं, उन सैनिकों की सहायता हेतु कोई ना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि विभिन्न देशों में आपस में एक संधि होनी चाहिए जिसके अंतर्गत जो है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है या फिर जो सैनिक हैं उन सैनिकों के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया जा सके और उनकी जो है तबीयत खराब होने की स्थिति में, घायल होने की स्थिति में उनको तत्काल जो है चिकित्सक की सुविधा जो है वो क्या है कि दिलाई जा सके। तो 1862 ईस्वी में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक का असर क्या हुआ, इस पुस्तक का तत्काल असर देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने फील किया, उन्हें लगा कि नहीं सचमुच में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इसी में जो है गुस्ताव मोयनीर जो उस समय जेनेवा वेलफेयर सोसाइटी के वो अध्यक्ष थे, वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। और इसी जेनेवा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में क्या है कि एक मीटिंग का आयोजन जो है फरवरी 1863 ईस्वी में किया गया। उस मीटिंग का परिणाम ये रहा कि उससे 5 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया जिसका काम था जीन हेनरी डुनांट की पुस्तक में युद्ध में संलग्न जो सैनिक हैं उन सैनिकों से संबंधित जो मतलब कह सकते हैं कि उनके संबंध में जो सुझाव जीन हेनरी डुनांट ने दिया था उस सुझाव पर विचार करना और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तत्काल जो है वो किसी ना किसी रूप में उस पर विचार करना, उस पर जो है वो क्या है कि कार्रवाई करना। और कहा जाता है यही 5 सदस्यीय जो समिति थी फरवरी 1863 ईस्वी में जिसका गठन हुआ था वो समिति थी इंटरनेशनल, ठीक है, वो समिति थी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, वो समिति थी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। उस समिति के गठन के साथ ही जो है हम ये कह सकते हैं
कि रेड क्रॉस सोसाइटी का एक प्रकार से वजूद जो है वो प्रारंभ हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 एडी में हुई थी, फरवरी के माह में। ठीक है, तो ये है मतलब जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित जो है एक समिति का गठन किया। इसके 5 सदस्य थे, इसके जो फाउंडर मेंबर्स कहलाए। और आप कैप्शन में देखेंगे, मैं अपने जो है एक फोटोज लगाया हूँ, उसको आप देखिएगा कि उसमें जो है जो नाम है और साथ में जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर फादर्स हैं उनका नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जेनेवा, ये तो जेनेवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मीटिंग था अक्टूबर 1763 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद का जो काम होगा वो क्या है कि कमेटी करेगी, जो 5 सदस्यीय कमेटी थी, ICRC शॉर्ट में कहते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है वो क्या है कि ये संस्था अब क्या है कि आगे अक्टूबर 1863 ईस्वी में इसने क्या किया, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे मतलब जीन हेनरी डुनांट ने इसके पहले यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में जा जाकर घूम कर जो है उन्होंने क्या किया कि इस पर जो है अपना जो है वो ओपिनियन रखा और विभिन्न देशों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। और इसके बाद जो है वो क्या है कि अक्टूबर 1863 ईस्वी में एक जो है वो क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया और इस पर जो उन्होंने क्या है कि विचार किया। उनको लगा कि नहीं, ये जेन्युइन चीज़ है और ये सार्वभौम जो है वो क्या है कि महत्व की जो है बात है, और इस वजह से उसको जो है वो क्या है कि जो है इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मीटिंग आती है 8 अगस्त 1864 ईस्वी में जेनेवा में, और वो मीटिंग जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग को आयोजित करने का श्रेय जो है वो स्विट्जरलैंड की जो फेडरल सरकार थी, फेडरल सरकार ने इंटरेस्ट लिया। उनको लगा कि ये वास्तव में ये कोई आम जो है वो क्या है कि महत्व की बात नहीं है, ये सार्वभौम महत्व की बात है और इस पर अपनी दिलचस्पी दिखाना आवश्यक है। और उसमें क्या है कि उसमें बैठक हुई, इसमें बहुत सारे राष्ट्र ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो है वो क्या है कि 2 बातें निकलकर सामने में आई। 22 अगस्त 1864 ईस्वी को उसमें क्या हुआ कि वो जेनेवा में हुआ था, उसमें जो डिसीजन लिया गया उसको जेनेवा कन्वेंशन कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, वो जेनेवा कन्वेंशन कहकर पुकारा जाता है। उसमें कुछ राष्ट्रों ने पहले सिग्नेचर किया और बाद में जाकर अन्य सभी राष्ट्रों ने उसको स्वीकार कर लिया। उस जेनेवा कन्वेंशन में क्या था, उस जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत जो है यह बात कही गई थी, ठीक है, कि यह बात की गई थी कि युद्ध में घायल जो सैनिक होंगे, उसके बाद जो बीमार सैनिक होंगे, उन सैनिकों को बिना किसी जाति, धर्म, देश, कह सकते हैं कि लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर उसकी जो है सेवा करना, वो जो है वो क्या है कि सबकी जो है वो जिम्मेदारी है। और साथ में इसी जो है बैठक में कहा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए एक एम्बलम का जो है वो क्या है कि एम्बलम को मानने की जो है वो क्या है कि एम्बलम को निर्धारित किया गया और वो एम्बलम था रेड क्रॉस। आज जो है आप डॉक्टर्स में डॉक्टर्स चैम्बर्स में या एम्बुलेंस या बहुत सारे जो चिकित्सकीय जो है वो क्या है कि जो भी साधन है, जो भी जो है संस्था है, वहाँ पे आप प्लस का जो साइन देखते हो, एग्जैक्टली ये जो साइन है, ये साइन वास्तव में रेड क्रॉस सोसाइटी की अपनी साइन है। और ये भी ध्यान में रखना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी, आप नीचे देखिएगा, उसमें जो है आपको एक तस्वीर दिखाया होगा कि स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है और वो फ्लैग जो रेड क्रॉस सोसाइटी का, दोनों को अगर आप देखें तो वास्तव में जो स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, उस स्विट्जरलैंड के फ्लैग में क्या है, बैकग्राउंड जो है वो क्या है, रेड है और प्लस का साइन जो बना है वो व्हाइट कलर का। जबकि अगर आप जो है वो क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अगर उसके जो है झंडे को देखिएगा तो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट है और जो प्लस का साइन है वो साइन जो है वो क्या है कि रेड है। तो ये एक प्रकार से, चूंकि स्विट्जरलैंड की जो है वो क्या है कि वहाँ के एक व्यापारी ने इस बात की कल्पना की थी, वहाँ के शुरुआत के 5 लोगों ने इसकी कल्पना की थी, तो स्विट्जरलैंड के झंडे के क्या है कि उसको जस्ट थोड़ा सा पलट दिया गया, व्हाइट जो है वो रेड कर दिया गया, रेड जो था वो व्हाइट कर दिया गया। और इसके बाद जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का जो है वो क्या है कि वो झंडा बन गया। इसके बाद जो है फिर क्या है कि इस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है वो क्या है कि वजूद आया। और देखिए 2-3 बातें यहाँ पे समझने की है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो झंडे हैं वो केवल रेड क्रॉस ही नहीं है, बल्कि रेड क्रिसेंट एंड रेड क्रिस्टल,
ये 3 तरह के फ्लैग का इस्तेमाल जो है वो क्या है कि किया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि 1864 में जब रेड क्रॉस को जो है वो क्या है कि एम्बलम के तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी का एक प्रतीक जो है वो माना गया, उसे अपनाया गया, तो बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों ने इसको स्वीकार नहीं किया, जैसे ऑटोमन एम्पायर या था या इजिप्ट थे, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो 1929 एडी में क्या हुआ कि इसमें जो है एक मतलब जो है रेड क्रिसेंट जो है वो क्या है कि एम्बलम को जो है वो अपनाया गया। बाद में जाकर 2005 ईस्वी में एक और नया जो है वो एम्बलम अपनाया गया जिसको रेड क्रिस्टल कहा गया। और रेड क्रिस्टल कहने का रीजन इसके पहले क्या था कि इसके पहले जो पर्सिया था, पर्सिया ने एक रेड लायन रेड पृष्ठभूमि में लायन हो गया और प्लस जो है एक मतलब जो है सन सूर्य का, उसका भी प्रतीक कुछ दिन के लिए अपनाया गया। लेकिन कुल मिलाकर आज जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के 3 जो है प्रतीक माने जाते हैं। एक हो गया रेड क्रॉस, दूसरा हो गया रेड क्रिसेंट और तीसरा हो गया रेड क्रिस्टल। इन तीनों का प्रयोग जो है, एक का सबसे पहले रेड क्रॉस का 1864 में, इसके बाद रेड क्रिसेंट का जो है वो उसका प्रयोग किया गया 1929 में, और 2005 में तीसरा जो है एम्बलम का इस्तेमाल किया गया जिसे रेड क्रिस्टल कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें 2 बातें और समझने की है कि वास्तव में जो रेड जो क्रॉस है, जो प्लस का साइन है, आज हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी मतलब जो है वो कह सकते हैं कि जो भी मेडिकल से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो सब इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इजीली उसको जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये गैर कानूनी है। ठीक है, ये गैर कानूनी है और इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है कि करने वाली संस्था को जो है सजा भी मिल सकती है, और जो संस्था इसका प्रयोग करती है उस पर जो है आजीवन प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो वास्तव में जो है वो क्या है कि जो संस्था इसका प्रयोग कर रही है वास्तव में वो गलत है, उसका एक नियम जो है, उसका जो मतलब जो इसके प्रावधान है, उस प्रावधान के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो रेड क्रॉस सोसाइटी कहती है कि हमारा जो एम्बलम है उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एम्बलम का प्रयोग जो है वो क्या है कि क्यों जरूरी है, आप इसको समझिए कि युद्ध में वहां पे झगड़ा हो रहा है 2 दुश्मन देश के सैनिकों की तरफ से, ठीक है ना, तो अगर उस दौरान जो है वो क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मतलब जो भी वॉलंटियर्स हैं वो अगर उसमें जाते हैं, तो जाते जब हैं तो वहां पर क्या होगा कि वो जो है वो क्या है कि कोई सैनिक जो है, कोई दुश्मन देश के सैनिक जो है वो उस पर हमला ना करे। तो रेड क्रॉस बना है या रेड क्रिसेंट बना है या रेड क्रिस्टल बना हुआ है, तो उसको देखकर कोई सैनिक जो है वो क्या है कि इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित हो चुका है कि वो जब जाएंगे तो उसके ऊपर कोई भी सैनिक हमला नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, युद्ध में पीड़ित जो सैनिक है, जो घायल सैनिक है, उन सैनिकों को तत्काल जो है इस बात की जानकारी मिल जाए कि जो है वो क्या है कि ये हमारे सहयोग के लिए है, रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे पास पहुंच चुका है। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से जो है वो क्या है कि इसको जो है वो क्या है कि महत्व दिया गया, एम्बलम को अपनाया गया। लेकिन अब क्या है कि आप व्यावसायिक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो है मिसयूज कर रहे हैं, तो इस वजह से यह गैर कानूनी है। हालांकि इस पर अभी उतनी ज़्यादा सख्त जो है वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक गैर कानूनी कार्य है। इस पर जो है वो क्या है कि मतलब इसका मतलब जो है मिसयूज जो किया जा रहा है, वास्तव में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। अब हम लोग भारत के जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उस रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बात कर लें। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में एक अधिनियम के द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में ही जो है वो कर दी गई। उसके इस योगदान को, भारत में किए गए उसके कार्यों को देखते हुए 9 साल के बाद 1929 ईस्वी में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी जो है उसे अपनी मान्यता जो है वो क्या है कि प्रदान कर दी। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कहा जाता है कि 1949 ईस्वी में जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उस जेनेवा कन्वेंशन का भी एक सदस्य के तौर पर हिंदुस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान के, भारत के, अगर हम अगर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष प्रारंभ में उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन 1994 ईस्वी में 1994 एडी में एक एक्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष जो है वो क्या है कि बनाया गया, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके सचिव होते हैं।
तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने निश्चित रूप से 1863 ईस्वी से वो लगातार इस तरह के मामलों के जो है वो क्या है कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी कार्य जो है पूरे दुनिया में कहा जाता है 191 से ज़्यादा देशों में इसकी शाखाएं कार्य कर रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इससे 10 करोड़ लोग जो है स्वयं सेवक जो है वो क्या है कि वॉलंटियर्स इससे जुड़े हुए हैं और दुनिया में वो अपनी सेवा जो है वो क्या है कि दे रहे हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो अपने 7 प्रिंसिपल्स के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है। उसमें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सलिटी है, या फिर जो है वो क्या है कि यूनिटी है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है, न्यूट्रलिटी है। इस तरह के जो है 7 सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसको जो है वो मैं लगा दिया हूँ, आप उसको पिक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से वो कार्य करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी कि विश्व में उसका जो है दिया गया जो योगदान है, निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार नोबेल प्राइज़ है, उस नोबेल प्राइज़ से भी रेड क्रॉस सोसाइटी का कोई ना कोई जो है किसी न किसी रूप में संबंध जो है वो बना हुआ है। जीन हेनरी डुनांट के बारे में ये कहा जाता है कि 1901 ईस्वी से जो नोबेल प्राइज़ प्रारंभ हुआ, उस नोबेल प्राइज़ का जो शांति का क्षेत्र था, शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार था, उस नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में सबसे पहली बार जिस व्यक्ति को दिया गया वो जीन हेनरी डुनांट थे। तो जीन हेनरी डुनांट को सबसे पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दे दिया गया। उनकी संस्था ने विशेषकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 ईस्वी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 ईस्वी में उनका जो कार्य था इन युद्धों के दौरान, उसके दिए गए इस योगदान को देखते हुए 1917 और 1944 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसे दिया गया। और 1963 ईस्वी में जब यह रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी स्थापना का 100वां सालगिरह मना रहा था, तो उस समय भी एक बार फिर से इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या है कि दिया गया। और ये जान लीजिए कि पहला नोबेल पुरस्कार शांति का जिसे मिला वो जीन हेनरी डुनांट थे। और दुनिया में उनके द्वारा स्थापित जो संस्था है, वो संस्था अगर व्यक्ति के हिसाब से बात करें या संस्था, दोनों दृष्टिकोण से वो एकमात्र ऐसी एंटिटी है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, 3 बार नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या है कि दिया जा चुका है। एकमात्र उदाहरण जो है वो क्या है कि यही है रेड क्रॉस सोसाइटी। और अपने आप में ये इस बात का द्योतक है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पूरी दुनिया में उन्होंने जो काम किया है, जो मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, मतलब ये कहा जाता है कि युद्ध जो है, युद्ध में क्या होता है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं, इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं और बहुत सारी लाशें जो है वो क्या की गिर जाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी और जीन हेनरी डुनांट और उसके जो 4 अन्य सदस्य थे, उन्होंने, उनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो योगदान ये है कि उन्होंने युद्ध को ह्यूमनाइज्ड किया, उसको मानवीय बनाया, युद्ध को मानवीय बनाया। और उसमें जो घायल सैनिक हैं, उन सैनिकों के लिए, जो बीमार सैनिक हैं, उन सैनिकों की रक्षा के लिए, साथ में जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उस प्रिजनर ऑफ वॉर से संबंधित। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध मैदान में जब युद्ध लड़े जाते हैं तो एक दूसरे के जो सामान्य नागरिक होते हैं, जो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, उनको जो निशाना बनाया जाता है, उससे भी संबंधित बहुत सारे कार्य जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं, दुनिया को मोटिवेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे जुड़ा हुआ जो जेनेवा कन्वेंशन है, जिसके तहत अभिनंदन को पाकिस्तान से रिहा किया गया, वो भी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के पृष्ठभूमि में ही जो है उसका भी जन्म हुआ।
जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जेनेवा कन्वेंशन क्या है और अभिनंदन को जब रिहा किया गया तो ये जेनेवा कन्वेंशन क्या ऐसा है जो प्रिजनर ऑफ वॉर से संबंधित है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद अगर आए तो निश्चित रूप से इस पर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यही हमारी इच्छा है और मैं आपके बेहतर भविष्य की शुभकामना आपको देता हूँ। गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।